ये वाला वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है और इस तरह से बनाना पड़ रहा है क्योंकि यूपीपीसीएस के लिए समय बहुत कम है और मेरे पास भी समय अभाव की वजह से मैं बोर्ड पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और यूपीपीसीएस में करंट अफेयर्स की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए करंट अफेयर्स को हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बचे हुए ये जो 13 दिन हैं, आज को लेकर के 13 दिन, इस 13 दिनों में हम लोग पूरा करंट अफेयर्स, चाहे वो दृष्टि करंट अफेयर्स हो उसको भी कंप्लीट करेंगे, चाहे वो घटना सारे करंट अफेयर्स हो उसको भी कंप्लीट करेंगे, परीक्षावाणी का इकोनॉमिक आउटलुक या फिर इसके अलावा घटना चक्र का जो इकोनॉमिक आउटलुक होता है उसको कंप्लीट करेंगे। साथ में दृष्टि का करंट अफेयर्स एनुअल उसको कंप्लीट करेंगे। समसामयिक क्रॉनिकल्स के जो अलग अलग एडिशंस बहुत ज़रूरी उसको हम कंप्लीट करेंगे। और कुछ जो प्लान्स प्रोग्राम्स आते हैं वो कंप्लीट किया जाएगा। लक्ष्य को भी हमको कंप्लीट करना ही है और यूपी स्पेशल तो देखना ही होगा। इतना तो हमको आपको करना ही है। अब ये सब ऐसे तो जल्दी हो नहीं पाएगा, इसके लिए मुझे भी लगना होगा, आपको भी लगना होगा। तो उसी क्रम में मैं शुरू कर रहा हूँ। सबको मालूम है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यूपीपीसीएस में करंट अफेयर्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। और 40-45 प्रश्न, 50 प्रश्न करंट अफेयर्स से यूपीपीसीएस पूछती है। तो यूपीपीसीएस पूछती है और अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ जा रही है वो 85 के आसपास है, 83-84 के आसपास है। तो इन सबको ध्यान में रख करके जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तैयार करनी है वो है करंट अफेयर्स, उसके बाद जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, मिनिमम ये तो तैयार करके जाना ही जाना है। अगर अब इस 14 दिन के अंदर, 13 दिन के अंदर आप और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में थोड़ा बेसिक आपको आइडिया है और करंट अफेयर्स आप नहीं तैयार किए हैं तो सबसे पहले करंट अफेयर्स तैयार करिए, उसके बाद तब कुछ और तैयार करिए। बैकग्राउंड में आपको चुनाव संबंधी प्रचार की आवाज़ आती रहेगी क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इससे चुनाव का माहौल है और इसका वेट करके वीडियो नहीं बनाना एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, इसलिए जो है हम लोग वीडियो बना रहे हैं। आते हैं टॉपिक पे। इंडो जापान रिलेशन। इंडिया और जापान के रिलेशन के 70 साल हो गए हैं। 2023 में G7 का सम्मेलन जापान में हो रहा है और G20 सम्मेलन इंडिया में हो रहा है और इसलिए 2023 को इंडिया जापान ईयर ऑफ टूरिज्म भी घोषित किया गया है। पहला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात करें रिलेशंस की, तो भारत में पहली शाखाएं खोलने जा रहा है डिकिन विश्वविद्यालय शाखा खुलेगी गांधीनगर में। ये जो शाखा खोलने का व्यवस्था बनी है वो इकोनॉमिक कॉपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू बनी, इसको ECTA कहते हैं। ECTA की तरह एक और एग्रीमेंट होता है, इसको CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इको पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं, जो कि हम पहले जापान और UAE के साथ कर चुके हैं। कुछ जो है राष्ट्राध्यक्ष का नाम जानना जरूरी है। भूटान के नरेश जो है जगमे के नामग्याल वांगचुक, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनेज, इटली के जॉर्जिया मेलोनी, जापान के फूमियो किशिदा, जर्मनी के ओलाफ सोल्ज ओलाफ और इजिप्ट के फतेह सीसी। फतेह सीसी के बारे में आपको मालूम ही है कि ये जो है जो हमारा गणतंत्र दिवस था उसमें ये मुख्य अतिथि थे। भारत भूटान के रिलेशनशिप की बात करें तो पहला जो रेल लिंक है वो कोकराझार और गलेफू के बीच में है, बना जा रहा है। जल विद्युत प्रोजेक्ट की बात करें तो यह मांगदेछू जल विद्युत प्रोजेक्ट है भारत और भूटान के बीच में। 8वां जो रायसीना डायलॉग है उसके अतिथि जॉर्जिया मेलोनी रही हैं। 74वें गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि हैं वो अल-सीसी रहे हैं। कुशियारा नदी जो है बराक नदी की शाखा है। ये हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश रिलेशन की, इंडो बांग्ला की। बराक नदी की शाखा कुशियारा नदी। रेल रूपसा पुल बनाया गया है जो 5.13 किलोमीटर लंबा है, जो मोंगला और खुलना को जोड़ेगा। दूसरा देखिए, इसी के बीच में मैत्री ऊर्जा संयंत्र खोला गया है खुलना में ही, 320 मेगावाट का। मैत्री पाइपलाइन नुमालीगढ़ से लेकर के पार्वतीपुर डिपो, नुमालीगढ़ से लेकर के नुमालीगढ़ अपने असम में, पार्वतीपुर बांग्लादेश में। नेक्स्ट देखिए, नाटो का जो 31वां देश जो है वो जुड़ा है फिनलैंड। तीसरा देश जुड़ा था नॉर्थ मैसेडोनिया।
जुड़ने की जो लोग और देश जो जुड़ना चाहते हैं नाटो से वो बोस्निया है, जॉर्जिया है, यूक्रेन और स्वीडन है। स्वीडन के आमंत्रण नाटो ने दिया था और फिर अभी तक जुड़ा नहीं है, लेकिन आमंत्रण दिया गया। फिनलैंड जुड़ गया। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट की बात करें 2023 की, तो 2022 में 136वां स्थान था हमारा, इस समय 126वां स्थान है। स्कोर है 4.036। ठीक है, इसको जारी करता है UNSDSN। पहला देश है फिनलैंड, लगातार 6वीं बार। दूसरा देश है डेनमार्क। टाइम की अगर बात करें, टाइम पत्रिका के, तो ग्रेट प्लेसेस में लद्दाख और मयूरभंज को शामिल किया गया है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में जो पहला डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग में बनाया गया है। मयूरभंज, सिमलीपाल, नॉर्थ पार्क के काले बाग यहाँ पाए जाते हैं। छऊ नृत्य यहाँ का फेमस है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इसको शामिल किया है। वैश्विक आतंकवाद इंडेक्स की बात करें तो इसको IEP ज्वाइन करती है और अफगानिस्तान इसमें सबसे ऊपर है। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति देखें, ट्रेंड्स देखें तो जो सिप्पी जारी करती है, ट्रेंड में ये देखा गया है कि 2018-22 की तुलना में 2013-17 से 5.1% की कमी हुई है। एक्सपोर्ट देखें तो सबसे आगे शस्त्रों का एक्सपोर्ट USA करता है, सेकंड नंबर रशिया, थर्ड नंबर फ्रांस। इंपोर्ट बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भारत, सऊदी अरबिया, कतर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 की बात करें तो नंबर 1 पे है सिंगापुर, मोस्टली अनफ्री 131 भारत। 131वां रैंक भारत का है, इसको मोस्टली अनफ्री में रखा गया है, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है। M4 से जो डाला गया है सम्मेलन शुरू किया गया है, ये COP 26 शुरू किया गया था। इंडिया इसका मेंबर है। लेगाटम सर्वोदय सूचकांक में नंबर 1 डेनमार्क, 103 नंबर पर भारत है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स करता है, नंबर 1 पे USA, नंबर 42 पर भारत है। वासेनर व्यवस्था का भारत अध्यक्ष है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भारत अध्यक्ष है। MTCR ग्रुप का भारत अध्यक्ष है। NSG का न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप भारत सदस्य नहीं है। जंगेर समिति का भारत सदस्य नहीं है। FATF का भारत सदस्य है। FATF ने भी जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ब्लैक लिस्ट में म्यांमार को किया गया है। ग्रे लिस्ट में जो है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, और मोजाम्बिक और तंजानिया। पाकिस्तान और नाइजीरिया को निकाल दिया, जो है ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक देखिए, मानव स्वतंत्रता सूचकांक जो है कैटो यूनिवर्सिटी और फ्रेजर यूनिवर्सिटी जारी करती है। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, 112 पे भारत है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में देखिए IMD जारी करती है। स्विट्जरलैंड 1 नंबर पे, 52 नंबर पे भारत। ठीक है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें, टाइम पर्सन ऑफ ईयर में पर्सन जो है जेलेंस्की है और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन है। हीरोज़ है वुमेन ऑफ ईरान। इंटरटेनमेंट है ब्लैक पिंक और एथलीट है एरोन जज। 2022 की फोर्ब्स सूची की बात करें तो मोस्ट पावरफुल वुमेन की जो फोर्ब्स सूची नंबर 1 पे है उर्सुला वान डेर लेयन, नंबर 2 पे है क्रिस्टिना लेगार्ड, नंबर 3 पे है कमला हैरिस। इंडिया की तरफ से नंबर 1 पे निर्मला सीतारमण है, जो कि 36वें नंबर पे है। जो 6 लोग शामिल हैं उसमें निर्मला सीतारमण है, रोशनी नाडार हैं, माधवी पुरी हैं, सोमा मंडल हैं, किरण मजूमदार हैं और फाल्गुनी नायर है। करंट अफेयर्स का वाला जो सेगमेंट बन रहा है इसमें थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहेगी क्योंकि चीज़ें बहुत करनी है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट की अगर बात करें, बेस सिटी है न्यूयॉर्क सिटी, नंबर 1 सिटी सिंगापुर की या न्यूयॉर्क सबसे सस्ता शहर है। इंडिया में जो है जो 3 लोगों को शामिल किया गया 3 सिटीज़ को, उसमें अहमदाबाद, चेन्नई और बेंगलुरु है। नहीं, सबसे सस्ता है अहमदाबाद, चेन्नई और फिर बेंगलुरु। इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट इस समय कराकस वेनेजुएला में है। नेक्स्ट देखिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसका अध्यक्ष बनाया गया भारत को 2023 तक। इसका जो पहला सम्मेलन जो हुआ था वो मॉन्ट्रियल में हुआ था। 2022 वाला जो है था तीसरा वो टोक्यो में हुआ था। CCPI जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की बात करें तो उसको जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट में जारी करते हैं। नंबर 1 पर है डेनमार्क और नंबर 8 पे है भारत।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 की बात करें तो इसको विपो और पोर्टलस इंस्टीट्यूट मिलकर जारी करते हैं। शीर्षक इसका है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्राइवन ग्रोथ। नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, नंबर 40 पे भारत। 2022 का ग्लोबल टैलेंट कंपीटिटिव इंडेक्स प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात करें तो इसको इंसीड, पोर्टुलस और ह्यूमन कैपिटल इंस्टीट्यूट डायरेक्ट करती है। इसका शीर्षक है द टेक्टोनिक्स ऑफ टैलेंट। नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड और 101 पे भारत। याद करना अच्छा आसान है, टैलेंटेड लोग को 101 रुपये मिला। ग्लोबल सिटी टैलेंट कंपीटिटिव इंडेक्स की बात करें तो नंबर 1 पे है सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। इंडिया में जो है वो बेंगलुरु है, दूसरा नंबर पर मुंबई। ओवरऑल 150 प्लेस। ग्लोबल रिश्वत जोखिम सूचकांक जो ट्रेस करता है उसमें 86 नंबर पर भारत है, नंबर 1 पर नॉर्वे है। यानी कि सबसे कम जो रिश्वत देने का जो दिया जाता है वो नॉर्वे में दिया जाता है और ऐसे में भारत का स्थान 86 है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट जारी करता 70 नंबर भारत है और डेनमार्क नंबर 1 पर है। इंटरनेशनल लिक्विड मेरिट टेलीस्कोप की बात करें तो इसको एरीज बोलते हैं। देवस्थल वेधशाला में 3रा नंबर पे था, इसको लगाया गया है। देवस्थल यूके में है, 2450 मीटर की ऊंचाई पे। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट IQ एयर द्वारा जारी किया जाता है, स्विट्जरलैंड की संस्था है। PM 2.5 को ध्यान रखा जाता है। इसमें सबसे प्रदूषित देश जो चाड, इराक या पाकिस्तान है और सबसे प्रदूषित राजधानी अनजामिना। पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र जो है पूर्णिया बिहार में लगाया गया है। इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर्स में सबसे तेज़ है परम सिद्धि, उसके बाद प्रत्युष, उसके बाद मिहिर। परम सिद्धि लगाएगा सीटेक पुणे में, प्रत्युष भी लगाएगा पुणे में और मिहिर लगाएगा नोएडा में। सबसे नंबर 1 जो पूरे वर्ल्ड में है फ्रंटियर नाम है। 11 से 2 पेटाफ्लॉप्स की स्पीड, उसको एक्साफ्लॉप्स कहते हैं। एक्साफ्लॉप्स में 10⁻18 पेटाफ्लॉप्स होते हैं। 2G इथेनॉल संयंत्र की बात करें तो पानीपत हरियाणा में लगाया गया है। IOCL का है ये। बायोमास और सेलुलोसिक सामग्री के साथ ये मिलाया गया। PM जीवन योजना के अंतर्गत इसको बनाया गया है। तरल नैनो यूरिया संयंत्र जो है इफ्को को द्वारा है। पहला तो गया था कलोल गुजरात में और उत्तर प्रदेश में आंवला और फूलपुर में ये संयंत्र लगा है। मेथनॉल ब्लेंडेड ईंधन की चलने वाली बसें जो है बेंगलुरु में है। मेथनॉल और डीजल का 15%। इंडिया फर्स्ट एयर कूल्ड कंडेंसर नॉर्थ करणपुर सुपर क्रिटिकल प्लांट। बंदीकुट का केरला का रोबोट है, स्कैवेंजर मल उठाने वाला जो है रोबोट है। पहला सेंट बैटरी जो है बनाई गई है फिनलैंड द्वारा। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस टुगदोजी नागपुर विश्वविद्यालय में हुआ है। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस थोड़ा सा और समझिए। साइंस टेक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वुमेन एम्पावरमेंट, ये इसका थीम है। अध्यक्ष हैं विजयलक्ष्मी सक्सेना। इसमें शामिल होने वाले जो और साइंटिस्ट हैं आदा योनाथ हैं, ये पहले इजराइल के वुमेन नोबलिस्ट हैं। इसके साथ ही जनजातीय विज्ञान कांग्रेस भी हुआ है, उसके साथ में किसान विज्ञान कांग्रेस भी हुआ है। किसान विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता किया है राहीबाई सोमा पोपेरे ने। पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट जो लगाया गया है वो सूरत में लगाया गया है। इसको ये लगाने वाला NTPC है, ठीक है। 2070 तक को नेट जीरो करना, 2047 तक आधा कर लेना है। लिथियम रिजर्व की बात करें तो लिथियम रिजर्व में नंबर 1 चिली, प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया है। जम्मू कश्मीर में सलाल हिमाना में मिला है। 3 जो लिथियम ट्रायंगल है उसमें चिली है, अर्जेंटीना है और बोलिविया है। इंडिया का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र तिरुपति। एशिया का बिगेस्ट CBG संयंत्र संगरूर पंजाब। इसरो का मिशन का नाम है RLV LEX मिशन। ये वापस मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इसरो का जो संयंत्र है इस मिशन से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल वापस लेकर के आ जाएंगे मिशन को। LV-M3 या M3 इसरो का 6वां उड़ान सफल हुआ। वन वेब इंडिया 2 मिशन को इसने जारी किया है। LV-M3 जो है जो इसरो का विदेश या फिर विदेशी प्रक्षेपण के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके अंतर्गत इसको स्पेशली बनाया गया है और वन वेब के लिए बनाया गया है। तो वन वेब के जो प्रक्षेपण किया गया है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया जा चुका है। LV-M3 याद रखिएगा। विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग रॉकेट का नाम है टेरन-1, ठीक है। ये LEO में लोअर ऑर्बिट जाने में विफल रहा है। इसका स्टार्टअप का नाम है रिलेटिविटी स्पेस।
मेगाट्रॉपिक्स 1 का जो है फिर से कंट्रोल प्रवेश किया गया है। इसरो फ्रांस का मेगाट्रॉपिक्स जैसा एक मिशन था। सर्वाधिक उपग्रह की बात करें तो इसमें सर्वाधिक उपग्रह हो गए हैं जुपिटर के 95, शनि के 83। SSLV D2 या EOS 07 की बात करें तो ये प्रक्षेपित किया गया है SDS सार से, यानी कि श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। SSLV D2 3 जो छोड़ा है उपग्रह, EOS 07, जानूस 1 और आज़ादी सेट 2। जानूस 1 जो है USA का अंटारिस का है और आज़ादी सेट जो है स्पेसक्राफ्ट इंडिया का है, जो एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। फर्स्ट अरब मिशन का नाम है राशिद रोवर, मून पर छोड़ा गया है। इसको SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट केप कैनबेरल से छोड़ा गया है। मिशन डियर मून जो है जापान का है, 10 लोग उसमें जाएंगे। पहला नागरिक मिशन है। भारत तरफ से एकमात्र जो व्यक्ति है देवजोशी बालवीर की जो भूमिका निभाता है। कमांडर का नाम है युसाकु माइजावा। स्टारशिप ऑफ SpaceX इसका नाम है। आर्टेमिस सेकंड जो है नासा का चंद्र मिशन है, मानवयुक्त मिशन है। 4 यात्री जाएंगे, ठीक है, फीमेल मिशन है। 4 यात्री का नाम है रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टियाना हैमरकोच और जर्मनी हेंसन। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है इसमें। विक्रम एस जो है पहला प्राइवेट प्रक्षेपण यान है। स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने इसको किया है, प्राइवेट सेक्टर का। सिंगल स्टेज है रॉकेट, ये सॉलिड प्रोपेलेंट वाला है, सब ऑर्बिटल में जाएगा ये। अब बात करते हैं क्या क्या है ये। बजूम क्यू आर्मेनिया का है, ठीक है, जो ये छोड़ा है लेकर के। बजूम छोड़ा है स्पेसक्राफ्ट इंडिया ने छोड़ा है। और एन स्पेस टेक जो विक्रम एस लेके गया है, क्यूब सेट लेके गया, फन सेट लेके गया, लक्ष्य सेट लेके गया है। PSLV C-54 EOS 06 PSLV की 56वीं उड़ान है। C-54 SDS सार से किया गया है। EOS के 6 के साथ 8 नैनो जो से छोड़ा है, SSPO में छोड़ने वाला है। EOS 06 ओशन सेट 3, INS-2B, आनंद, थाईबोल्ट और एस्ट्रोकास्ट, ये सब छोड़ा जाएगा, छोड़ा जा चुका है। 2021-2030 में UN डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिकेड है। 2021-2030 ओशन साइंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। GSLV MK3 का नाम बदल गया है, इसका नाम LMB-3 हो गया है, ठीक है। इसरो के NSIL मिशन से ये किया गया है। पहला व्यावसायिक मिशन जो है वन वेब इंडिया 1 LEO में छोड़ने के लिए, जो हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे। 2023 का ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट जो वर्ल्ड बैंक जारी करते हैं उसके हिसाब से 2022 में ग्रोथ रेट 6.9%, 2023 में 6.6% और 2024 6.1% रहने की संभावना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से जो यूनियन अंकटाइड करती है वर्ल्ड की जो ग्रोथ रेट 2022 में 3% है, 2023 में 1.9% रही, 2024 में 2.7%। इंडिया की बात करें तो इंडिया की ग्रोथ है 2022 में 6.4%, 2023 से 5.8%, 2024 से 6.7%, 2021 8.9% से सबसे अधिक रही। IMF की बात करते हैं, IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है 2022 में इसकी ग्रोथ रेट इसके हिसाब से 6.8% इंडिया रहने वाली है, 2023 से 5.9%, 2024 से 6.3%। ADB के हिसाब से 2023 में इंडिया ग्रोथ रेट 6.4% रहेगी, OECD के हिसाब से 5.9% रहेगी, 2024 7.1% रहेगी। देखिए थोड़ा स्पीड में हो रहा है, लेकिन इसको आप वीडियो पॉज करके और अच्छे से कर लीजिएगा। गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, फिर भी अगर पूरा सेशन चला और हम लोग जिस तरह से कह रहे हैं उस तरह से कर पाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। जैविक खेती विस्तार करने वाले जो देश हैं, सर्वाधिक खेती जैविक खेती ऑस्ट्रेलिया में होती है और सबसे ज़्यादा विस्तार इस बार जो है अर्जेंटीना ने किया, 3rd नंबर पर इंडिया है। अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता जो है CBDT से मिलकर गेल ने किया है। अब प्रोडक्शन की बात करें 2021-22 के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चावल का बंगाल करता है, नंबर 2 पे यूपी है, गेहूं का यूपी MP, 3rd नंबर पे मक्का में कर्नाटक, ज्वार में भी कर्नाटक, बाजरा में राजस्थान, कुल मोटे अनाज में कर्नाटक, चना में महाराष्ट्र, कुल दाल में MP, कुल खाद्यान्न में यूपी, नारियल में केरल, मूंगफली में गुजरात, रेपसीड या सरसों वाले रेपसीड और सरसों में राजस्थान, सोयाबीन में महाराष्ट्र, सूरजमुखी में कर्नाटक, कुल तिलहन में राजस्थान, काजू में महाराष्ट्र, प्याज में महाराष्ट्र, आलू में उत्तर प्रदेश, जूट में स्थान बंगाल, गन्ना में यूपी, कुल तिलहन में राजस्थान, सूरजमुखी में कर्नाटक। बीच बीच में चुनाव का माहौल है, इसलिए
थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। कपास में गुजरात, फल में आंध्र प्रदेश, सब्जी में बंगाल, कोकोआ में आंध्र प्रदेश। रबी फसल एमएसपी, रबी फसल की उन्नत सपोर्ट प्राइस जो है विपणन 2023-24 के लिए जो है गेहूँ के लिए 2125, जौ के लिए 1735, चना के लिए 5335, मसूर के लिए 6000, सरसों के लिए 5450 और सैफलावर के 5650। ये सब रेलवे जोन से वो आपको मालूम ही है। नॉर्थ में दिल्ली, साउथ में चेन्नई, ईस्ट में कोलकाता, वेस्ट में मुंबई, चर्चगेट मुंबई, सेंटर में मुंबई, उत्तरी मध्य में इलाहाबाद, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, दक्षिण पश्चिम में हुबली कर्नाटक, उत्तर पूर्व मध्य में बिलासपुर, पूर्वोत्तर में ईस्ट फ्रंटियर में कोलकाता, ईस्ट सेंट्रल में हाजीपुर, पूर्वोत्तर में गोरखपुर, पूर्वोत्तर सीमांत में गुवाहाटी, नॉर्थ वेस्ट में जयपुर, ईस्ट कोस्ट में भुवनेश्वर, कोलकाता मेट्रो और साउथ कोस्ट में विशाखापट्टनम। रबी की फसलों की जो बुआई होती है दिसंबर होती है, कटाई मार्च में होती है, खरीफ की जो है अगस्त में होती है, कटाई जो है अक्टूबर में होती है, जायद की मई में होती है और कटाई जून में होती है। ऊसर भूमि जो होती है वो सफ़ेद सतह होती है, उसकी दिखती है, उसमें सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है या सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ऊसर भूमि जो होती है। यूनेस्को के जो मुख्यालय पेरिस में, WHO का जेनेवा में, CAT का इंदौर में, BIS का दिल्ली में, मुख्यालय जो है चंडीगढ़ में है, चारों के अलावा एगमार्का कानपुर में। जो मृदा कण होता है उसकी मोटाई मोटी बालों के 2 से 0.2 मिलीमीटर व्यास की होती है, बारीक बालों की 0.2 से 0.02 होती है, सिल्ट की 0.02 से 0.02 होती है और क्ले की जो होती है 0.002 से कम होती है। काली मिट्टी सतह पाए जाते हैं ऊसर घास या स्पोरोबोलस घास, ढाक, आडू से मदार। यूपी में जो अधिकांश ऊसर क्षेत्र हैं वो लवणी क्षारीय श्रेणी में आते हैं। यूपी में अधिकांश ऊसर क्षेत्र लवणी क्षारीय श्रेणी में आते हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के जो क्लोराइड हैं, सल्फेट हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एक साथ मिलते हैं। एसिडिक सॉइल जो होती है इसका pH 7 से कम होता है। चूने का पत्थर का प्रयोग करके इसको उपयोग में लाया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। दूध की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो भैंस के दूध में फैट होता है, उसके बाद गाय के दूध में, उसके बाद बकरी दूध, उसके बाद माँ के दूध में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो भैंस के दूध में होता है, उसके बाद बकरी के दूध में, उसके बाद गाय के दूध, उसके बाद माँ के दूध में। सबसे ज़्यादा शुगर की बात करें तो सबसे ज़्यादा शुगर जो है लेक्टेज जो वो माँ के दूध में होता है, उसके बाद गाय में, उसके बाद बकरी में, उसके बाद भैंस में। और सबसे ज़्यादा मिनरल्स बकरी में होता है, उसके बाद भैंस में होता है। इस वाले वीडियो का इतना ही, और इसका नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग करंट अफेयर्स को पूरा करेंगे। करंट अफेयर्स में क्या करने वाले हैं, जैसे घटना चक्र है, पूरी के पूरी बुक्स को पढ़ेंगे A to Z में, कोई कोताही नहीं, चाहे 200 पेज हो चाहे 250 पेज हो। 216 पेज है, इसको कंप्लीट करना है। और ये 2 बुक्स कंप्लीट करेंगे, साथ में इसको भी कंप्लीट करेंगे और इसको भी कंप्लीट करेंगे। 4 बुक्स कंप्लीट करने वाले हैं बैक टू बैक। थैंक यू।